दोस्तों, पटना स्टेशन पर मनोहर नाम का एक व्यक्ति मुंबई जाने के लिए जनता एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, उसके पास कोई भी रिजर्वेशन टिकट नहीं था। वो घर से जल्दबाजी में तो निकल आया, पर वो टिकट नहीं करवा पाया था। इस वजह से वो प्लेटफॉर्म पे ही इधर उधर भटकने लगा और एक ऐसे इंसान को देख रहा था जिसके पास मुंबई जाने के लिए कंफर्म टिकट हो। लेकिन दोस्तों, बहुत ढूंढने पर भी उसको कोई भी नहीं मिला। वह इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वह महिला स्टेशन पर एक पत्थर पर गुमसुम बैठी हुई थी। अचानक उस महिला की नजर मनोहर पर पड़ती है और मनोहर की नजर उस महिला पर पड़ती है। दोस्तों, उस महिला की जो उम्र होती है वो भी लगभग 27 से 28 साल के बीच में ही होती है। वो महिला बहुत ही खूबसूरत होती है और वह जवान भी बहुत होती है। जब मनोहर देखता है तो उसके मन में ख्याल आने लगता है कि काश इस महिला के साथ मुझे मुंबई जाने तक का सफर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, मनोहर जो होता है वो जैसे तैसे करके उस महिला के पास जाकर बैठ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे बातें करने की कोशिश करने लगता है। दोनों की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे लंबी हो जाती है। उसके बाद जो है दोस्तों, मनोहर उससे उसका नाम पता पूछता है। उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाने वाली हो। दोस्तों, उस महिला का नाम रागिनी होता है। वह बताती है कि जहाँ तुम जा रहे हो मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। मैं भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ जिस ट्रेन का तुम इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, उसके बाद दोनों की बातचीत बढ़ती ही जाती है। थोड़ी देर बाद वहां ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, दोनों आमने सामने वाली सीट पर बैठे होते हैं। मनोहर और रागिनी जो होते हैं वो दोनों आमने सामने की सीट पर बैठ जाते हैं और मनोहर बार बार उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। अचानक रागिनी अपने बैग में अपने चार्जर ढूंढ रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसका जो चार्जर है वो तो घर पर ही छूट गया है। तब वह मनोहर को बोलती है। मनोहर झटपट कपाकर अपने बैग से चार्जर निकालता है और रागिनी को दे देता है। दोस्तों, मनोहर जो है वो उससे बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, चाहे वो कुछ भी हो, आप बस एक बार ख्वाहिश कर दीजिए, मैं उसे पूरा कर दूंगा। इस पर रागिनी जो है वो हंसने लगती है। दोस्तों, मनोहर उसे काफी फ्लर्ट करने लगता है और रागिनी उसकी बातों पर मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं। दोस्तों, टाइम होने पर ट्रेन जो है पटना जंक्शन से स्टार्ट होती है। लगभग 10 मिनट के बाद उस सीट पर जिसका रिजर्वेशन होता है वहां पे 4 लोग आते हैं। वो लोग मनोहर से पूछते हैं कि भाई, तुम्हारी सीट नंबर क्या है और तुमको कहाँ जाना है। इस पर मनोहर बोलता है कि मुझे तो मुंबई जाना है। दोस्तों, उस 4 में से एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, ये सीट मेरी है, मैंने 3,000 रुपए देकर रिजर्वेशन कराया है, आप प्लीज अपनी सीट पर जाएं, यहाँ से उठ जाइए। इसके बाद मनोहर को जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है क्योंकि रागिनी ये सब कुछ देख रही होती है। वह बेचारा अपना छोटा सा बैग लेकर वहां से जाने के लिए उठ जाता है। तभी रागिनी उससे बोलती है कि आप अपना चार्जर तो लेते जाइए, आप पता नहीं कहाँ रहेंगे और पता नहीं मुलाकात होगी भी कि नहीं। इस पर जो है रागिनी उसको अपना चार्जर दे देती है और मनोहर चार्जर लेकर अपनी सीट पर चले जाता है। दोस्तों, मनोहर जो था वो चार्जर के बहाने से रागिनी से दोबारा मिलना चाहता था, पर रागिनी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप से उसका चार्जर निकालती है और उसको वापस दे देती है। इसके बाद दोस्तों, मनोहर को बहुत ज्यादा शर्म महसूस होता है। वह बेचारा बहुत ही शर्मिंदगी फील करने लगता है क्योंकि रागिनी के सामने उसकी कहीं ना कहीं इंसल्ट सी हो जाती है। दोस्तों, उसके पास एक चादर होती है। मनोहर अपने साथ एक चादर लेकर आया होता है क्योंकि दोस्तों, यह जो कहानी है वो दिसंबर 2024 की है और आप सभी को तो पता ही है कि दिसंबर में कितनी ज्यादा ठंड होती है। इसलिए मनोहर अपने पास एक चादर लाया होता है। वह बैग से अपना चार्जर निकालता है और वहीं पर ओढ़कर बैठ जाता है। दोस्तों, मनोहर को बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि वहां पर आते जाते जो लोग थे वो बार बार वॉशरूम की तरफ जा रहे थे और मनोहर वहीं गैलरी में बैठा होता है
वो लोग मनोहर को देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो सब उस पर हंस रहे हैं, इसलिए वो चादर को पूरी तरह से ढक लेता है और अपना सर उसी में घुसा लेता है। दोस्तों, उसके थोड़ी ही देर बाद जब स्टेशन अगले स्टॉप पर रुकती है तो दो महिलाएं और उसी बोगी में घुसती है और उस सीट पर जाकर रुकती है जहां पर रागिनी बैठी होती थी। उसके बाद वो महिलाएं जो है वो रागिनी से अपना टिकट दिखाने को बोलती हैं। रागिनी बोलती है कि मेरे पास जनरल टिकट है, मैंने स्लीपर की टिकट करवाई थी लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया था। दोस्तों, उसके बाद वो जो महिलाएं होती है वो रागिनी को वहां से हटा देती है। मजबूरन रागिनी को वहां से अपना सारा सामान मोबाइल वगैरह लेकर हटना ही पड़ता है। उसके बाद वो वहीं पर जाती है जहाँ पे मनोहर होता है। जब मनोहर उसे देखता है तो रागिनी को बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। फिर मनोहर उससे पूछता है कि आपके पास तो कंफर्म टिकट थी, फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस पर रागिनी जो है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है। मुझे लगा कि आपके पास है और इसी शर्मिंदगी को बचाने के लिए मैंने भी आपसे झूठ बोल दिया और आपको ये बात नहीं बताई कि मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं है, ताकि मुझे आपके सामने शर्म महसूस ना हो। दोस्तों, उसके बाद दोनों आपस में सामने बैठ जाते हैं और रास्ते भर बातें करने लगते हैं। दोस्तों, किसी न किसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ पटना से मुंबई तक का सफर तय करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे ट्रेन जो है वो आगे बढ़ने लगती है। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है, ठंड का मौसम था, रात हो ही रही थी, तो उन्हें ठंड भी लगने लगी थी। मनोहर के पास उसका चादर होता है पर रागिनी के पास कोई चादर नहीं होता। जब वह रागिनी को ठंड से कांपते देखता है तो मनोहर को उस पर दया आ जाती है और वो अपना चादर उठा करके रागिनी को दे देता है। जब रागिनी देखती है कि मनोहर ने अपना चादर उसे दे दिया है और वो खुद ठंड में खड़ा है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे बोलती है कि तुम भी आ जाओ, हम दोनों इसके साथ शेयर कर लेंगे। दोस्तों, दोनों एक चादर को शेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। दोस्तों, दोनों एक ही चादर में दोनों एक दूसरे में इतने चिपके हुए थे कि बताया नहीं जा सकता। दोनों का जिस्म एक दूसरे में टच कर रहा था। उसके बाद उन दोनों की धीरे धीरे फीलिंग्स जो है वो बढ़ने लगती है। धीरे धीरे फीलिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते और वहीं पे दोनों एंजॉय करने लगते हैं। दोनों चादर को अपने ऊपर अच्छे से ढक करके अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहां जो लोग टॉयलेट आते हैं वो लोग उनकी हरकतें देखते हैं और देखकर चुपचाप टॉयलेट करके वापस अपनी सीट पर चले जाते हैं। कुछ तो उन्हें बोलते भी हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो मनोहर उनसे कहता है कि आप लोगों के पास अपनी अपनी सीट है, आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठिए, अब हमारे पास सीट नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, वो जो सीट होती है जिस पर मनोहर बैठा होता है, वहां का एक व्यक्ति जब बाथरूम के लिए उठता है और गैलरी में जाता है तब वो मनोहर को और रागिनी को एक साथ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि मनोहर जो है वो रागिनी के साथ गलत हरकतें कर रहा है। इस पर वो व्यक्ति चिल्लाने लगता है और मनोहर को बोलता है कि आखिर तुम इस महिला के साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। मनोहर जो है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब हम लोगों को आप लोगों ने सीट से उतार दिया है तो आप लोगों को कोई हक भी नहीं बनता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इस पर आप सवाल जवाब करें। आप अपना काम कीजिए और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। दोस्तों, उस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह अपने तीनों दोस्तों को बुलाता है और उसके बाद वहां पे सब कोई मनोहर को सुनाने लगते हैं। रागिनी भी उठ खड़ी होती है और कहती है कि आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है कि आप इन्हें सुनाएं। हमारे बीच जो भी हो रहा है वो हमारे आपसी सहमति से हो रहा है। आप सब अपने अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों, दोनों के बीच इतनी ज्यादा कहासुनी होती है कि वहां और जो लोग होते हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई इस झगड़े को चुप कराता है तो कोई और उसे भड़का रहा होता है। इन लोगों की जो लड़ाई होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लास्ट में टीटी को बुलाया जाता है। टीटी आते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, टीटी को मनोहर और रागिनी पर दया आ जाती है। वो लोग जब उनका टिकट मांगते हैं तो उनके पास टिकट नहीं होता पर रागिनी के पास एक जनरल टिकट होता है।
वह उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर हमें कम से कम एक टिकट दे दीजिए, एक कंफर्म करवा दीजिए। तब वहाँ का जो टीटी होता है वो उन लोगों को एक टिकट दे देता है। और दोस्तों उसके बाद वो दोनों को जब टिकट मिल जाती है तो दोनों उस सीट पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। फाइनली दोनों को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एटलीस्ट एक सीट तो मिल ही जाती है। दोस्तों जब दोनों को सीट मिलती है तो दोनों जो है राहत की सांस लेते हैं और आराम से जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों के बीच फिर से बातें शुरू हो जाती है और वही सिलसिला चालू हो जाता है जो वो लोग गैलरी में कर रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों सुबह के 5 बज जाते हैं। चाय वाला आता है, वो दोनों चाय वगैरह पीते हैं। इसके बाद मनोहर जो है वो उससे कहता है कि रागिनी, मैं तुम्हें रात से ही नोटिस कर रहा हूँ। 9 बजे से अभी सुबह के 5 बज गए हैं, पर तुम्हारे घर से कोई कॉल नहीं आया है, ना ही तुम्हारे पति का कॉल आया है। दरअसल दोस्तों रागिनी जो थी वो शादीशुदा थी, उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। इस पर रागिनी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे घर से किसी का भी कॉल नहीं आएगा। इस पर मनोहर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पति ने वीडियो कॉल वगैरह कर दिया तो हम जिस हालत में हैं वो सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इस पर रागिनी बोलती है कि मेरा पति 1 साल से ना मुझे कोई कॉल करता है और ना ही मेरे से मिलने आता है, इसलिए मैं खुद उसके पास जा रही हूँ ताकि मैं ये देख सकूं कि आखिर वो मुझे ना कॉल करने का या मेरे पास ना आने का कारण क्या है। इसलिए मैं बिना बताए उसे मुंबई जा रही हूँ। दोस्तों दिन के 11 बज जाते हैं और मुंबई स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुक जाती है। इसके बाद दोनों स्टेशन पर उतरते हैं। दोस्तों रागिनी को उसके पति का एड्रेस पता नहीं होता, पर वो एक कॉपी में उसका एड्रेस जो है लिख कर लाती है, पर उसे इस नए जगह पर कुछ भी पता नहीं होता। तो वो मनोहर को उस एड्रेस को दिखाती है। मनोहर जो है बहुत सालों से मुंबई में ही रह रहा होता है, इसलिए उसे हर एक एरिया की जान पहचान होती है। दोस्तों मनोहर उसे देखता है और बोलता है कि यह जगह तो मुझे पता ही है, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, वहां पे आराम कर लेना, खा पी लेना नहा धोकर, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे। दोस्तों मनोहर ऐसा बोलता है और उसके बाद रागिनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों रागिनी को जो है उसके घर पे जाती है, नहाती धोआती है, उसके बाद खा पीकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद रागिनी उठती है और उठने के बाद मनोहर को बोलती है कि मुझे जल्दी से मेरे पति के पास ले चलो, आखिर मुझे देखना है कि ऐसा क्या है यहाँ पर जिसकी वजह से ना वो मुझे कॉल करता है और ना ही वो मुझसे कभी मिलने आता है। दोस्तों मनोहर जो है रागिनी को उसी जगह पर लेकर जाता है, मुंबई के एक चौक में जहाँ उसका पति रह रहा होता है। जब वो उस दिए हुए एड्रेस पे जाती है तब एक महिला दरवाजा खोलती है। वो दरवाजा खोलती है तब रागिनी से पूछती है कि तुम कौन हो। तब रागिनी उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और ये तो विजय का घर है ना। तब वो महिला बोलती है कि हाँ, ये विजय का घर है और मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। जब ये बात रागिनी सुनती है तो उस बेचारी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो खुद को इतनी असहज महसूस करने लगती है कि क्या ही बताया जाए। उसके बाद वो महिला रागिनी को अंदर बुलाती है, दोनों साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद रागिनी जो है वो सब कुछ उस औरत को बता देती है। उसके बाद दोस्तों वो औरत जो थी वो विजय को बुलाती है और उसके बाद विजय जब वहां आता है तो वो रागिनी को पहचानने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी वत्नी कोई नहीं हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। जब रागिनी ये सब सुनती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए दोस्तों वो चुपचाप रोते बिलखते वहां से उल्टे पैर वापस चली जाती है। बाहर शॉल के मनोहर खड़ा होता है, वह उसके कंधे पे सर रख के रोने लगती है। उसके बाद मनोहर उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो सब कुछ बताने लगती है कि आखिर बात क्या है। उसके बाद दोस्तों मनोहर उसे अपने घर पे वापस ले जाता है। रात होती है और वो उसे खाना वगैरह सब ऑफर करता है, दोनों खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले दिन जब दोनों फ्रेश उठते हैं तब मनोहर उससे बात करता है और कहता है कि रागिनी, अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा पति तो तुम्हें पहचाने से भी इनकार कर रहा है,
अब तुम किस मुंह से गाँव जाओगी और वहां जाकर तुम सबको क्या ही बताओगी। तब रागिनी बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और यहीं पर किसी व्यक्ति से शादी कर लूंगी। दोस्तों, उसके बाद मनोहर जब ये सुनता है तो वो चौंक जाता है। दोस्तों, वो मन ही मन कहीं ना कहीं रागिनी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। 24 घंटे साथ बिताने के बाद वो रागिनी को बहुत ज्यादा चाहने लगता है। और रागिनी थी भी इतनी खूबसूरत कि कोई भी उससे प्यार करने लगता। दोस्तों, जब ये बात रागिनी उससे बोलती है, दोस्तों, उसके बाद मनोहर जो है वो दिल की बात रागिनी को बता देता है और उससे कहता है कि रागिनी, तुम किसी और से शादी क्यों करोगे? देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो हम दोनों शादी करके साथ में खुश रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद रागिनी और मनोहर जो है एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। पंडित जी आते हैं और दोनों की अच्छे से शादी करवा देते हैं। शादी के 6 महीने बाद रागिनी जो है वो अपने माता पिता को कॉल करती है। उसके बाद उनसे बात करती है और मनोहर के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। दोस्तों, मनोहर जो होता है वो बिल्कुल उसके पति के अपोजिट होता है। वह रागिनी का इतना ख्याल रखता है, वह उससे इतना प्यार करता है कि रागिनी जो है अपने पहले पति की जितनी भी दी हुई यादें होती है वो धीरे धीरे करके भूल जाती है। रागिनी अपने माता पिता को बताती है कि कैसे मनोहर उसका ख्याल रखता है और उससे कितना प्यार करता है। उसके बाद दोस्तों, उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं, वो भी साथ आते हैं। मनोहर उन सबका इतना अच्छे से ख्याल रखता है। जब यह बात रागिनी देखती है तो उसे खुद पे बहुत ही प्राउड फील होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने मनोहर को चुनकर कोई गलती नहीं की है। अगर मनोहर की जगह कोई और होता तो शायद उतनी रिस्पेक्ट और उतनी केयर वो नहीं करता जितना मनोहर करता है। दोस्तों, असल बात सच में यही थी कि मनोहर ने जब से रागिनी को देखा था वह उसे दिल दे बैठा था। और वो कहते हैं ना कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं और उसको कुछ भी दुख देने से पहले हमें खुद को दुख होता है। इसलिए मनोहर उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता था और वो कोशिश भी बहुत करता था। वो हर तरीके से कोशिश करता था कि रागिनी को खुश कैसे रखा जाए। रागिनी उसके साथ इतनी ज्यादा खुश थी कि उसके जितने भी गम होते हैं वो धीरे धीरे करके वो भूल जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।